नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस फीवर में। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार विशेष की श्रृंखला बिहार एक परिचय नामक किताब से, जो कि इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार सर के द्वारा लिखा गया है। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ते हैं बौद्धिक संपदा। तो बौद्धिक संपदा इससे पहले बिहार स्पेशल बुक से बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। और इस वीडियो की खासियत ये है कि यह एक चैप्टर वाइज वीडियोज़ हैं और 10-10 मिनट के वीडियोज़ हैं, जिसे आप आसानी से हर चैप्टर को कवर कर सकते हैं। जो भी आप चैप्टर देखना चाहें वो देख सकते हैं। आपको किसी पूरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का वीडियो है या फिर 2-2.5 घंटे का वीडियो है। बहुत लोग मास्टर वीडियो बना देते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हर एक चैप्टर की वीडियो बनाई जाए, ताकि देखने वाले को आसानी हो जाएगी। जिसको जो चैप्टर की ज़रूरत है वो चैप्टर आसान से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और ताकि आपके लिए और भी अच्छे बुक्स का सीरीज़ मैं स्टार्ट कर सकूं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे बौद्धिक संपदा। इससे पहले बिहार का इतिहास और स्वतंत्रोत्तर बिहार हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ते हैं बौद्धिक संपदा। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? तो ये थे इमाम ताज फ़कीह, और ये 12वीं शताब्दी में मनेर में बसे थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो यह फिरदौसी संप्रदाय को मिली थी। अतः इसका उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो यह फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे और बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। तो ये याद रखना है कि मखदूम शरफुद्दीन मनेरी जो थे वो फिरदौसी सिलसिले हैं उससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है? तो किससे मिलती है? तो इसमें सभी से, आदाबुल मुरीदीन और मकतूबात सदी और मादनुल मानी से। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी से। मकतूबात सदी उनके पत्रों का संकलन तथा अब आदाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी? तो यह बिहार शरीफ में मृत्यु हुई थी और दरियापर्थी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म हुआ था बक्सर जिला में। इनका जन्म डुमरांव के निकट घरखंडा गांव बक्सर में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? तो गुरु नानक देव ने सिख गुरुओं में सबसे पहले बिहार का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था और उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे थे? तो यह गुरु गोविंद सिंह ने भेजा था। अगला प्रश्न है, और इस बाद में इस गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था को समाप्त भी कर दिया था। और बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। अगला प्रश्न है, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? तो बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च पटना सिटी बना था और यह 1713 ईस्वी में पटना सिटी में निर्मित हुआ। अगला प्रश्न है, पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी? तो यह 1620 ईस्वी में हुई थी और जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया था? तो ये अस्टेसियस हार्टमैन को पदस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना दानापुर में की गई थी और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भागलपुर में 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की थी? तो यह डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, बिहार के अघोर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित है? तो यह ब्रह्म समाज से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली, तो यह पहली शाखा पटना में खुली थी और पटना में इसकी शाखा 1922 ईस्वी में खुली थी। अगला प्रश्न है, बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद योझा संबंधित है रामकृष्ण मिशन से। तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद संबंधित रामकृष्ण मिशन से हैं। और अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खान एवं मधुसूदन प्रसाद निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी से। अगला प्रश्न है, बिहार के फुलवारी शरीफ में स्थित मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया का स्थापना किसने किया था? तो यह मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने, और इमारत शरिया का स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, जमीतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की, तो यह मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था? तो इसका सही उत्तर है मुकर्रब खां। मुकर्रब खां ने बिहार का एक ऐसा गवर्नर था जो उसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो ये निश्चित रूप से तक्षशिला विश्वविद्यालय होगा। चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है, ब्रजासन विश्वविद्यालय बोधगया में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, इस प्रकार से तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका सही उत्तर होगा। तो आपको कमेंट में बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय आखिर स्थित कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर है इब्ने बतूता, और इसमें युआन चुआंग, धर्म स्वामीन और इत सिंह ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन कौन थे? तो ये दिग्नानाथ और शिलभद्र थे। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, आतिश दीपांकर आचार्य थे? तो आतिश दीपांकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और ओंदतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित से। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ ग्रहण करी थी? तो पटना में। राजा राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसमें गौतम भी हैं, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर, ये सारे के सारे प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कृतिमाला कृति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? तो यह मिथिला से था और विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियाँ प्रकाशित हुई है? तो खड़ग विलास प्रेस से। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार के साहित्यकार इनमें से कौन कौन हैं? तो इनमें से सभी साहित्यकार बिहार से ही संबंधित है। रामधारी सिंह दिनकर, पंडित रामावतार शर्मा और गोपाल सिंह नेपाली, ये सारे के सारे बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं? तो इनमें से भी उपयुक्त सभी, यानी कि कुमार विमल, डॉक्टर वचनदेव कुमार और डॉक्टर सुमन सरीन, ये सारे के सारे बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु और रॉबिन शाह पुष्प है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो विदेशी भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित है। और भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का जन कवि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकार किस भाषा से संबंधित रचना है? तो यह मैथिली से संबंधित रचना है। विद्यापति, खंड, चंद्रकला, भानुकवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि हैं। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार कौन कौन से हैं? तो मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे और योगेश्वर सिंह योगेश हैं। योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की थी
और बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड था और इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार था और यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था और यह 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, 1881 ईस्वी में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने, और मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 ईस्वी में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत करी? तो दी इंडियन नेशंस की, और यह पटना से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक कौन था? तो इस हिंदी दैनिक सर्वहितैषी था, यह पटना से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा बहादुर कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बिहार के रहने वाले थे और शेख गुलाम अली राशिख बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। अगला प्रश्न है, बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उसकी रचनाओं को सही सुमेलित करिए। तो इसका सही सुमेलन इस प्रकार से है कि इमादुद्दीन जो कलंदर है वो सिराते मुस्कमी गया और मोहम्मद अली मोहम्मद शाह मैसाख ए इहलाम गज़ल संग्रह और अजीमुद्दीन अहमद गुल नगमा कविता संग्रह और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद उर्दू शायरी पर एक नज़र। अगला प्रश्न है, तो इसका और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि बिहार के उर्दू कवि लाल उजागर चंद उल्फत तथा राजा राम नारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार की रचयिता है? तो ये मोहम्मद साद हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से किसी ने भी उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना नहीं लिखी थी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं थी अवधी? तो अवधी बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं थी। अगला प्रश्न है, मगही भाषा के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ईशान को माना जाता है। ईशान को मगही भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? तो दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। और अगला एवं अंतिम प्रश्न है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2003 में। और ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आज वीडियो सीरीज का ये श्रृंखला का आज का वीडियो था और ये वीडियो समाप्त हुआ। हम लोग पढ़ते हैं अब आगे इससे कि जो बौद्धिक संपदा के आगे बिहार विशेष के बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं फिर से आपसे उम्मीद करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और प्लेलिस्ट में जाके देखें, बिहार स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बिहार से संबंधित टॉपिक वाइज वीडियोज़ सारे के सारे अपलोड किए गए हैं। और इस वीडियोज़ की खासियत ये है कि ये 10-10 मिनट के वीडियोज़ हैं और चैप्टर वाइज वीडियो हैं, ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो और समय भी ज़्यादा ना लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।